मॉर्निंग स्टूडेंट 7th क्लास। चलो विज्ञान विषय में एक बार फिर से स्वागत है आपका बच्चों। और पार्ट 8 शुरू करते हैं। पिछले 2 दिनों में ज़रूरी कार्य की वजह से आपके वीडियोस नहीं आ पाए थे साइंस के, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पार्ट 8 पवन, तूफान और चक्रवात नया चैप्टर है आपका ये, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से जो है वो पवनें चलती है, किस तरह से कम और अधिक वायु वेग की वजह से या वायु दबाव की वजह से मौसम बनते हैं, चक्रवात बनते हैं, ठीक है, तूफान आते हैं। तो लेसन नंबर 8 है पवन, तूफान और चक्रवात। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन लेसन का। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चित्र 8.1 में देख लेंगे आगे चक्रवात कैसे आया। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितनी तेज हवाएं थी ये इस चक्रवात में, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। 45,000 भवन तहस नहस हुए। मतलब इतनी स्पीड से हवाएं चली बच्चों, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत स्पीड होती है। इतनी स्पीड से हवाएं चलने की वजह से 45,000 जो भवन थे वो क्या हो गए, तहस नहस होना मतलब गिर गए, हिल गए, नष्ट हो गए, दरारें आ गई उनके अंदर। और अब जब 45,000 भवन नष्ट हुए तो उनमें लोग भी रहते होंगे, रहते थे या नहीं, रहते थे बिल्कुल। तो 45,000 घर जब नष्ट हुए तो लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इससे भी तेज़, जो 1999 को आया था 18 अक्टूबर को, उससे भी अधिक वेग वाला ये चक्रवात था, तूफान था। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 260 किलोमीटर प्रति घंटे या पर आवर की स्पीड से पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्र लहरें भी तट से टकराई। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण यानी सप्लाई को भी प्रभावित किया था। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहाँ पर ये जो है वो 1999 में जो चक्रवात आया उसकी कुछ पिक्स हैं। उड़ीसा के तट पर आया, जो उड़ीसा के तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह या सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र है ये। ठीक है, अपार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के द्वारा ये प्रेषित किया गया है। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, क्या होते हैं चक्रवात, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं, क्योंकि चक्रवात वगैरह जो है ये सब वायु दबाव के कारण बनते हैं। तो सबसे पहले वायु के विषय में ही जान लेते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे बच्चों। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाती है। ठीक है, ये है आपकी पवन की परिभाषा। ये गतिशील वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। तो पहला है, देखेंगे कि वायु दाब डालती है क्या। जब देखो तेज़ हवाएं चलती है तो आपको धक्के लगते हैं पीछे से या सामने से, आपको गाड़ी चलाने में या चलने में दिक्कत होती है, इसका मतलब वायु दाब डालती है। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे कि वायु दाब डालती है या नहीं डालती है। क्रियाकलाप 8.1, जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। तो क्रियाकलाप क्या करना है आपको, देखो क्रियाकलाप 8.1 में, इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का यानी लोहे का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने न लग जाए। चित्र 8.2 की तरह पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए, मोमबत्ती को बुझा दीजिए, तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। जब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र यानी थोड़ा चौड़ा और गहराई वाला पात्र लें, उसमें रख दें या तो या वॉश बेसिन में रख दें। डिब्बे पर ठंडा पानी डालें। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन होता है, ये देखो डिब्बे के आकार में परिवर्तन हो गया ना। कैसे ठंडा पानी डालते ही साइड से डिब्बा पिचक गया है। गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो गया, विकृत क्यों हो गया, बिगड़ क्यों गया। यदि आपको टीन का डब्बा न मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए, बोतल को खाली करके
इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रखिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई अनुभव होती है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। इसका मतलब यहाँ से ये क्रियाकलाप स्पष्ट करने जा रहा है कि वायु जो है वो दबाव डालती है। ये सभी अनुभव हमें ये आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है। जल में भाई ठंडा होगा, अंदर गर्म भाप है, तो जब ठंडा होगा तो वो जो अंदर की गर्म भाप है वो ठंड के संपर्क में आकर के और क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, यानी पुनः जल में बदल जाएगी, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा जो है वो पिचक जाता है। जहाँ वायु नहीं रहेगी वहाँ से डिब्बा पिचक जाएगा। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु जो है वो दाब डालती है। देखा आपने बच्चों, इसीलिए जो है हम लोग जब चलते रहते हैं तो वायु की दिशा के विपरीत दिशा में हमको गति करने में दिक्कत आती है, साइकिल चलाने में दिक्कत आती है। और जब हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में वायु चलती है, वायु की दिशा होती है, तो हमें आसानी होती है और ऐसा लगता है पीछे से हमको धक्का लग रहा है, आगे बढ़ा रहा है ना, कोई धक्का मार रहा है, तो हम आसानी से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए क्रियाकलापों से स्पष्ट हो चुका है कि वायु जो है वो दाब डालती है। अब आपके प्रश्न आता है यहाँ से, और आपको यहाँ से आज ये प्रश्न अपने होमवर्क में करना है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए या क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए कि वायु जो है वो दाब डालती है। तो आपको ये जो डिब्बे वाला हमने प्रयोग किया है ये आपको अपनी कॉपी में करना है और बताना है कि वायु दाब डालती है। लास्ट में आपको परिणाम में लिखना है कि उक्त क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि वायु जो है वो दाब डालती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और पाठ नया शुरू किया हमने, आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो में इसको।